आदर्श परिवार निःशुल्क कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज मध्य प्रदेश प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आज हम जानेंगे मध्य प्रदेश की प्रमुख पर्वत श्रेणियों के बारे में। ये हमारी जो सीरीज शुरू की गई है एमपी जीके जीएस की, तो उस सीरीज के अंतर्गत हम जानेंगे कि मध्य प्रदेश में प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ कौन कौन सी है और साथ में चोटियाँ और उनका विस्तार और कुछ भी और अन्य संबंधित जानकारी उनके बारे में हम इस टॉपिक में प्राप्त करेंगे। चलिए, तो थोड़ा सा बिना किसी देर किए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की पर्वत श्रेणियाँ, तो कुछ मेजर पिक्स के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, कुछ चोटियों के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं जिनके बारे में हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए। एक फेमस है गुरु शिखर। वैसे तो गुरु शिखर मध्य प्रदेश के किसी भाग में नहीं आता, लेकिन जब अरावली को मध्य प्रदेश के संदर्भ में पढ़ेंगे तो उस समय में हमें गुरु शिखर देखने को मिलेगा। वो राजस्थान में एक जगह है माउंट आबू, वहाँ पर इसकी सर्वोच्च ऊंची चोटी है अरावली पर्वतमाला की गुरु शिखर। ऐसे ही एक चोटी है मध्य प्रदेश में गुडविल, जो कि 752 मीटर इसकी ऊंचाई है और इसको सद्भावना शिखर के नाम से भी जाना जाता है विंध्याचल क्षेत्र में। ऐसे ही मध्य प्रदेश की सर्वाधिक ऊंची चोटी है धूपगढ़, जो कि 1350 मीटर ऊंची है। और इसके बाद में जो सेकंड हाइस्ट आती है वो आती है अमरकंटक की। तो अमरकंटक की जो चोटी है वो मेकल श्रेणी में आती है, जबकि धूपगढ़ की चोटी महादेव श्रेणी में आते हैं। आपको इस डायग्राम में दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ ताकि आप लोगों को और बेहतर तरीके से ये दिख पाए। हम थोड़ा सा जानेंगे कि मध्य प्रदेश में जो पर्वत श्रेणियाँ किस किस प्रकार से फैली गई हैं। तो इसके पश्चिम की तरफ चलते तो आपको अरावली पर्वतमाला नज़र आएगी, और अरावली का ज़्यादातर विस्तार जो गुजरात से लेकर राजस्थान तक है, गुजरात राजस्थान से होती हुई ये दिल्ली तक इसका विस्तार है। मध्य प्रदेश में बहुत ही कम भाग में, या फिर बोलेंगे मध्य प्रदेश के लिए प्रभावी मध्य प्रदेश की जलवायु को करती है, इस कारण हम लोग मध्य प्रदेश के संदर्भ में इसको हम लोग पढ़ते हैं। तो ये अरावली पर्वत श्रृंखला जो है मध्य प्रदेश के पश्चिम में या उत्तर पश्चिम में मौजूद है। और उसके बाद में हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की सर्वाधिक महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणी के बारे में, जिसका नाम है विंध्याचल। तो विंध्याचल के संदर्भ में हम लोग क्या पढ़ते हैं? विंध्याचल के संदर्भ में हम लोग पढ़ते हैं कि इसका विस्तार अरावली के पूर्व से लेकर उत्तर में है केबूर भांडेर तक। केबूर भांडेर के जो कगार है वो मध्य प्रदेश में अवस्थित विंध्याचल के पूर्वी कगार है, उत्तर पूर्वी कगार है। ऐसी ही दूसरी जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण श्रृंखला है, पर्वत श्रेणी है, वो है सतपुड़ा मैकल श्रेणी। तो सतपुड़ा मैकल श्रेणी को हम लोग कई भागों में पढ़ते हैं। पहला आप देखिएगा कि सबसे पूर्व की तरफ चले तो आपको अमरकंटक नज़र आएगा। अमरकंटक पर्वत श्रेणी जो है वो सतपुड़ा मैकल श्रेणी का ही एक भाग है। और इसमें हम देखेंगे कि अमरकंटक चोटी है, और ऐसे ही धूपगढ़ चोटी जो है वो महादेव पर्वत पर अवस्थित है, जो कि 1350 मीटर हाईएस्ट है इसकी पीक जो है। उसके बाद हम लोग बात करें थोड़ी सी, तो इसके आगे बढ़ते हैं महादेव के पश्चिम की तरफ, तो आपको बुरहानपुर दर्रा नज़र आ रहा होगा ये लाल कलर में। और उसका अगला जो विस्तार है वो ग्वालीगढ़ की पहाड़ियों के नाम से विस्तृत है, यानी कि बुरहानपुर दर्रे के समीप ये ग्वालीगढ़ की पहाड़ियों के रूप में ये विस्तृत हो जाती है। उसके बाद में उसका पश्चिमी क्षेत्र है, जिसको हम लोग राजपीपला के नाम से जानते हैं, सतपुड़ा का पश्चिमी क्षेत्र। तो राजपीपले में 4 क्षेत्र आते हैं, असीरगढ़, बड़वानी, बीजागढ़ और अखरानी। ये 4 क्षेत्रों से मिलकर राजपीपला बनता है। तो राजपीपला मामला में शामिल है अखरानी, बीजागढ़, बड़वानी, असीरगढ़। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ा जाए। अब बात करते हैं हम लोग इनके बारे में थोड़ा विस्तार पूर्वक। तो विस्तार पूर्वक हम देखते हैं, सबसे पहली जो है वो है अरावली पर्वतमाला। अब अरावली पर्वतमाला की विशेषता क्या है? तो ये प्रदेश की और पृथ्वी की, प्रदेश से लेकर आप बात कर लें पूरे संपूर्ण पृथ्वी में सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में गिनी जाती है। जब पहले पर्वतकारी निर्माण, जो बलों के कारण जो पर्वतों का निर्माण हुआ, तो सबसे पहले बनने वाली यही थी अरावली पर्वत श्रेणियाँ। या फिर अमेरिका के संदर्भ में भी कुछ पहाड़ बनते हैं, तो भारत में ये अरावली पर्वत श्रेणी सबसे प्राचीनतम श्रेणी में गिनी जाते हैं। और इसका विस्तार देखें तो ये मालवा के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में अवस्थित है,
और इसको हम लोग देखते हैं विस्तार इसका अहमदाबाद गुजरात से लेकर दिल्ली तक में इसका विस्तार है। लगभग 800 किलोमीटर में ये विस्तृत है। और राष्ट्रपति भवन या इसके अलावा जो भी बिल्डिंग आप नई दिल्ली में देख पाते हो तो वो इस क्षेत्र में ही बनने वाली चीज़ें हैं या इसी पहाड़ी पर बनने वाली चीज़ें हैं। तो रायसीना हिल्स के नाम से ये दिल्ली में जानी जाती है और वहाँ पर दिल्ली की पहाड़ियों के नाम से भी इनको विख्यात है। इसके अलावा आपको मैं इसके कुछ और नाम बताता हूँ। जैसे उदयपुर जो है राजस्थान का क्षेत्र, वहाँ पे इसको जरगा की पहाड़ियाँ कहते हैं। ऐसे ही अलवर में इसको हर्षनाथ की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। तो ये इसके लोकल नाम है। तो लोकल नामों में ये प्रसिद्ध है। इसके अलावा इसका निर्माण में अगर देखें तो क्वार्टजाइट चट्टानों का प्रयोग किया गया है। सबसे ऊंची चोटी इसकी गुरु शिखर है जो कि माउंट आबू जगह पर स्थित है। और विस्तारपूर्वक अगर हम इसके बारे में बात करें तो इसके ढाल तीव्र और सिर चपटे हैं। ढाल तीव्र और सिर चपटे क्यों है? क्योंकि चपटे इस प्रकार से है भैया कि बहुत प्राचीन है। तो ये अवशिष्ट पर्वत के रूप में आज मौजूद है, यानी रेसिडुअल माउंटेन के रूप में आज मौजूद है। यानी कि बहुत बड़े स्तर पर जब ये बहुत प्राचीन हो चुके हैं तो इसका ऊपरी भाग क्षरित हो चुका है। क्षरण होने के कारण वो क्या है, एकदम तीखा नहीं है, चपटा है, सपाट है। और आप देखोगे कि ये अवशिष्ट पर्वत या रेसिडुअल माउंटेन के रूप में आज अवस्थित है अरावली। तो ये अरावली की प्रमुख विशेषताएं हो गई। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं विंध्याचल के संदर्भ में कि विंध्याचल पर्वत श्रेणी है उसके बारे में क्या है। तो अभी हमने देखा था कि मालवा के क्षेत्र से लेकर कैमूर भांडेर तक विस्तृत है। और अगर हम बात करें इस विंध्याचल क्षेत्र के बारे में तो इसका निर्माण भी या इसमें लगने वाली चट्टानों को भी क्वार्टजाइट चट्टानों के रूप में ये प्रयोग की जाती है। एक मिनट, चलिए। तो क्वार्टजाइट चट्टानों से ये भी निर्मित है और ये दूसरी सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला के रूप में इसको गिना जाता है। प्री कैम्ब्रियम एज में ये बनती है विंध्याचल पर्वत श्रेणी। तो हिमालय से अगर प्राचीन पूछी जाए तो आप बता सकते हैं, क्योंकि हिमालय नवीन पर्वत श्रेणी के रूप में गिनी जाती है। विंध्याचल उससे प्राचीन है और उससे भी प्राचीन है अरावली। तो अरावली के बारे में तो हम लोग बात कर चुके हैं। तो अरावली के बाद में द्वितीय के स्थान पर आता है प्राचीनता में या सबसे बाद में जो अरावली के बाद में बनने वाली जो पर्वत श्रेणी है वो विंध्याचल पर्वत श्रेणी। कई बार इनका क्रम पूछना जाता है कि बताइए अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा, मेकल और इनके संदर्भ में पूछना जाता है कि किस प्रकार। तो हम आंसर कर सकते हैं। चलिए अब इसके संदर्भ में और थोड़ा सा हम जानते हैं। तो ये नर्मदा नदी के समानांतर पूर्व से पश्चिम तक इसका विस्तार है। औसत ऊंचाई अगर हम इसकी बात करें तो 457 से 610 मीटर तक इसकी औसत ऊंचाई है। कई जगह पर भी ये 900 साढ़े 900 तक भी देखने को मिलता है। इसकी सर्वोच्च ऊंची चोटी जो है वो है सद्भावना शिखर या गुडविल। इनको दो नामों से जाना जाता है जो दमोह जिले में मौजूद है। सद्भावना शिखर या गुडविल दमोह जिले में मौजूद है। और तो इसके बारे में हम लोग बात कर ही चुके हैं। चलिए अब बात करते हैं आगे की। अब बात करते हैं जो ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी है इसके बारे में अगर हम एक विशेषता पढ़ें तो इसमें इसके जो पत्थर थे उनका निर्माण भवन निर्माण भी किया जाता था, क्योंकि कठोर क्वार्टजाइट चट्टानें थी और लाल बलुआ पत्थर के रूप में भी इनका चट्टानों का प्रयोग किया जाता है। और यहीं से केन बेतवा नदियाँ हैं जो होकर प्रवाहित होती है इस क्षेत्र से। अब इसके दो क्षेत्र हैं जिनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। चित्र में भी आपको दिख रहे होंगे, एक तरफ है भांडेर उत्तर में और दक्षिण में है कैमूर। तो कैमूर और भांडेर पर्वत श्रेणी के संदर्भ में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। तो कैमूर और भांडेर पर्वत श्रेणी की सबसे मुख्य विशेषता क्या है? एक तो ये जल विभाजक का काम करती है। विभाजक किस क्षेत्र को करती है? तो विभाजन करती है ये यमुना नदी। इधर उत्तर में यमुना नदी बहती है और इधर दक्षिण की तरफ बहती है यहाँ पर केन नदी। तो केन नदी और यमुना नदी के सोन नदी, तो सोन नदी और यमुना नदी के बीच में कैमूर भांडेर श्रेणियाँ हैं वो जल विभाजक का काम करती हैं। आप देखिएगा कि यमुना जो है वो आगे जाकर गंगा में प्रवाहित हो जाती है, उसी प्रकार यमुना भी और उसी प्रकार सोन भी आगे जाकर गंगा में प्रवाहित हो जाती है। तो जल विभाजक का काम ये कर रही है। इसके अलावा कैमूर की विशेषता की बात करें तो ये विंध्याचल का पूर्वी विस्तार है, जबकि भांडेर विंध्याचल का उत्तर पूर्वी विस्तार है। दोनों का ही निर्माण दोस्तों ध्यान रखना है कि चूंकि विंध्याचल के ही भाग है तो दोनों के ही निर्माण में बलुआ पत्थर क्वार्टजाइट पत्थरों का प्रयोग किया गया है। चलिए अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं सतपुड़ा मेकल श्रेणी के संदर्भ में।
सतपुड़ा मेकल श्रेणी जो है वो क्या विशेषता रखती है? ये विशेषता रखती है मध्य प्रदेश में। आप देखिएगा, थोड़ा सा मैं चित्र को जूम कर देता हूँ। तो अभी हमने देखा था कि ये पूर्वी क्षेत्र इसका अमरकंटक या अमरकंटक चोटी जो कि मेकल श्रेणी का भाग है वहाँ है। मध्य वाला क्षेत्र धूपगढ़ में, और सबसे पश्चिमी क्षेत्र इसका राजपीपला के नाम से प्रसिद्ध है। तो 4 पहाड़ी वाले क्षेत्रों के रूप में ये मौजूद है। और इसके अलावा इसकी और विशेषताओं की बात करें तो हम इसका एक भाग जो है वो बुरहानपुर पास के रूप में मौजूद है। तो कहीं पर आगे जाकर ये ग्वालीगढ़ की हिल्स बनाती है। तो इस प्रकार से ये इस अपनी कुछ विशेषताएं रखता है खास तौर पर। तो हम देखें भारत के संदर्भ में भी ये है किस प्रकार से विस्तृत है। तो भारत के संदर्भ में भी इसका विस्तार है नर्मदा नदी के समानांतर। इसके उत्तर में जो बहती है वो विंध्याचल है, और दक्षिण में जो इसका विस्तार है वो नर्मदा नदी के समानांतर सतपुड़ा मेकल श्रेणी का है। तो इस प्रकार से ये प्रसिद्ध है। अब थोड़ी और विशेषताओं की बात कर लेते हैं सतपुड़ा मेकल श्रेणी की। तो विंध्याचल नर्मदा के दक्षिण में स्थित है, और ये भी समानांतर 1120 किलोमीटर की लंबाई ये धारण किए हुए हैं। इसके अलावा ये क्या विशेषता रखता है, जैसे कैमूर और भांडेर यमुना और सोन के बीच में जल विभाजक का काम कर रहे थे, उसी प्रकार ये जो पर्वत श्रेणी है ये क्या करती है, नीचे आपकी ताप्ती नदी बहती है, उत्तर में नर्मदा नदी बहती है। तो नर्मदा और ताप्ती के मध्य ये क्या कर रहा है, ये जल विभाजक का कार्य कर रहा है। ये पर्वत क्षेत्र जो है वो जल विभाजक का कार्य कर रहा है, यानी कि इनके जलों को आपस में मिलने नहीं देता है। तो इनके जलों के विभाजक के रूप में सतपुड़ा मेकल श्रेणी मौजूद है। अब इसके विस्तार के बारे में बात करें तो बुरहानपुर पास की तरफ जब जाते हैं तो ये चौड़ी होती चली जाती है, और पूर्व की तरफ आकर ये सक्रिय होती चली जाती है। चलिए अब आगे की बात करते हैं। राजपीपला इसका पश्चिमी विस्तार है, और जो कि पूर्व में बुरहानपुर तक विस्तृत है। तो इसी में 4 पहाड़ियाँ आती हैं, ध्यान रखना है हमें। अकरानी, असीरगढ़, बड़वानी और बीजागढ़ 4 क्षेत्र आते हैं, पहाड़ियों के समूह आते हैं इसमें राजपीपला में। अकरानी, असीरगढ़, बड़वानी, बीजागढ़। और पश्चिमी क्षेत्र इसका गुजरात तक विस्तृत है। चलिए अब इसका निर्माण की अगर हम लोग बात करें तो ये सिल्यूरियन एज में इसका निर्माण होता है, यानी कि ये उसके बाद में बनने वाली है। सतपुड़ा मेकल श्रेणी जो है विंध्याचल के बाद में बनने वाली। तो सबसे पहले अरावली, उसके बाद में विंध्याचल। अब बात करें महादेव पर्वत श्रेणी की, जो कि सतपुड़ा का ही भाग है। तो ये क्या विशेषता रखता है महादेव पर्वत श्रेणी, तो राजपीपला वाले क्षेत्र तक इसका विस्तार है। और ये पश्चिम में ग्वालीगढ़ की पहाड़ियाँ, एक तरफ महादेव की पहाड़ियों के नाम से प्रसिद्ध है, सिल्यूरियन एज में जो बनती है, और ग्रेनाइट चट्टानों से और बेसाल्ट चट्टानों से ये भी निर्मित है। तो ये इसकी विशेषता हो गई। अब थोड़ी सी इसके बारे में और पढ़ लेते हैं कि महादेव की जो पहाड़ियाँ हैं ये सतपुड़ा का पूर्वी विस्तार है, और महादेव पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। और किस किस जिलों में विस्तृत है, तो छिंदवाड़ा है, सिवनी है, एक मिनट, छिंदवाड़ा है, सिवनी है, होशंगाबाद है, नरसिंहपुर है, ये जिलों में रूप में इसका विस्तार देखने को मिलता है। इसके अलावा बलुआ पत्थर क्वार्टजाइट चट्टानों से भी ये बनी हुई है। और मध्य प्रदेश का जो एकमात्र हिल स्टेशन है, हिल स्टेशन यानी कि जो घूमने के लिए पर्यटन की दृष्टि से काफ़ी अच्छा क्षेत्र जिनको माना जाता है, तो वो पचमढ़ी 1117 मीटर वाला जो पचमढ़ी है वो महादेव पर्वत पर ही या महादेव पहाड़ी क्षेत्र पर ही अवस्थित है। जो सर्वोच्च ऊंची चोटी मध्य प्रदेश की है धूपगढ़, वो भी महादेव पर्वत में ही मौजूद है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है। इसके अलावा इसी से होकर महादेव पर्वत श्रेणी से ही होकर जो है पश्चिम की तरफ जो है ताप्ती नदी प्रवाहित होती है, और आगे जाकर वो खंबात की खाड़ी में समाहित हो जाती है और एस्चुरी का निर्माण करता है। तो भ्रंश घाटी क्षेत्र में जो बहने वाली ताप्ती नदी है वो महादेव पर्वत श्रेणी से ही निकलकर आगे जाके समाहित हो जाती है। निर्माण की अगर बात करें तो ये कब बना, ये कैलोडोनियन एज में बनता है, और सिल्यूरियन और डेवोनियन काल में ये इसका निर्माण होता है। कैलोडोनियन, सिल्यूरियन और डेवोनियन दोनों को मिलाकर कैलोडोनियन कहा जाता है। अब थोड़ा सा मेकल पर्वत श्रेणी के बारे में जान लिया जाए कि इसकी क्या विशेषता है। तो आप देखेंगे सबसे पूर्वी क्षेत्र में इसका विस्तार है। यहाँ पर अमरकंटक को एक मैप के माध्यम से दर्शाया भी गया है। तो अमरकंटक इसकी चोटी है, फेमस है बहुत ज़्यादा। 1057 मीटर इसकी ऊंचाई है दोस्तों, 1057 मीटर याद रखना है। अगर सर्वोच्च ऊंची चोटी आई तो 1350 मीटर ऊंची है, वो है धूपगढ़। और ये जो है
ये 1057 मीटर ऊंची है। तो धूपगढ़ सर्वाधिक है और सेकंड जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है? यही है अमरकंटक। अब इसमें जो है लेटराइट मिट्टी की मोटी परत पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर लेटराइट मिट्टी या जो पर्वतीय क्षेत्र है और इसका पूर्वी क्षेत्र महादेव पहाड़ी का पूर्वी क्षेत्र छोटा नागपुर रीजन तक ये विस्तृत है। उसी प्रकार से इससे निकलने वाली जो नदियाँ हैं, इससे 3 नदियाँ मुख्य रूप से निकलती है। नर्मदा जो कि पश्चिम की तरफ जाती है, एक है सोन नदी जो कि उत्तर की तरफ जाती है, कि जोइला जो दक्षिण की तरफ जाकर फिर वापस सोन में समाहित हो जाती है। तो प्रमुख जिलों का विस्तार देखें तो इसके में जो पड़ने वाले ज़िले हैं वो कौन कौन से हैं? वो ज़िले हैं शहडोल, मंडला, अनूपपुर और ढिंडोरी। 4 ज़िले इसमें शामिल हैं। शहडोल, मंडला, अनूपपुर और ढिंडोरी नामक जो ज़िले हैं वो इसमें शामिल किए गए हैं। अब इस क्षेत्र की विशेषता की बात करें तो हमें पता चल गया कि ये शहडोल, मंडला, अनूपपुर, ढिंडोरी ये ज़िले इसमें शामिल किए गए हैं। निर्माण की अगर बात करें तो निर्माण इसका लाल बलुआ पत्थरों से ही हुआ है, और इसका जो शेप है, इस पहाड़ी का जो शेप है पूर्व जाकर इस प्रकार से ये घूम जाती है, यानी कि इसका शेप किसी आधे चांद के जैसा है। इसी कारण ये आगे जाकर अर्धचंद्राकार रूप ये धारण कर लेता है। तो इसकी एक यूनिक विशेषता क्या है कि ये आगे जाकर अर्धचंद्राकार रूप ये धारण कर लेता है वेक्कर पर्वत श्रेणी। तो दोस्तों आपको ये लेक्चर काफ़ी अच्छा लगा होगा, काफ़ी मदद करेगा आपके सिलेबस को कंप्लीट करने में। प्रारंभिक परीक्षा में भी ये मौजूद है पर्वतों के रूप में और पर्वत श्रेणियों के रूप में। तो फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू। बढ़ाते हैं पूर्णता की ओर निरंतर उत्साह से कदम।